नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार श्री गोविंदम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, केमिस्ट्री की सीरीज में जैसा कि आप सभी को पता है कि हम काफ़ी सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और जिसमें हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम बेसिक चैप्टर्स जो हैं कुछ चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर चल रहे हैं, जिसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम काफ़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर चुके हैं, जैसे कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ जीओसी को कर चुके हैं। उसके बाद में हम आईयूपीएसी समझ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में रिएजेंट्स को समझ चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस की जो टाइप्स हैं, कितने प्रकार की होती है अभिक्रियाएं, उनको समझ चुके हैं, कौन कौन सी होती हैं, वो सारे हम पिछली वीडियोज में ऑलरेडी उसको कवर कर चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम डायरेक्ट चैप्टरों की ओर चलते हैं ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक हो गया, इसमें भी अभी रिएजेंट्स वाला बाकी है कि किस अभिकर्मक का क्या काम रहता है, उसकी हम बीच में वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, दे देंगे। अब हम चलते हैं डायरेक्टली चैप्टरों पर, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी सर जल्दी से चैप्टर से स्टार्ट कीजिए, उनमें रिएक्शंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इसीलिए आपकी इस डिमांड के अकॉर्डिंग हम लेकर आ गए हैं और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डेली आपको वीडियोस में यहाँ पर चैप्टर्स वाइज मिलेंगे। जैसा कि आप सभी को दोस्तों बोर्ड पर दिख रहा है, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हमारे हाइड्रोकार्बन पर होने वाला है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले हम शुरुआत जो करते हैं चैप्टर वाइज की, अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने हाइड्रोकार्बन के बारे में अभी तक आप पढ़ते आते होंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, या हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। देखिए, हाइड्रोकार्बन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रो और कार्बन, ठीक है। किस किस से मिलकर बना है? हाइड्रो और कार्बन से। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो कुछ ये इस प्रकार से टूटता है कि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। ओके, मेन पॉइंट्स को हम इसमें कवर करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हम इसका बात करते हैं आगे, इसका वर्गीकरण की बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसमें हम आगे फिर फर्दर स्टडी करेंगे डिटेल में, है ना। तो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और सेकंड आता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है हमारा एल्केन, ठीक है दोस्तों। एक्चुअल में आपने इस सभी को पहले से पढ़ लिया होगा, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली शुरू करता हूँ, ज्यादा बेसिक इसका मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी को बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो क्या होता है? हमारा एल्केन होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो अगेन दो प्रकार का होता है, वो दो प्रकार का होता है, जिसके अंदर आता है हमारा एल्कीन, ठीक है, और तीसरा जो होता है इसमें वो होता है एल्काइन, ठीक है। तो इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन जो है ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं, वो उसका वर्गीकरण जो है वो अगेन दो प्रकार से है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगेन इसके हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है एल्केन, इसके अंदर आता है एल्कीन और एल्काइन। कभी कभी हो सकता है हाइड्रोकार्बन हम डायरेक्ट इस प्रकार से भी पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, तो ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं सूत्र के बारे में कि सूत्र इसका क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम जानेंगे इसमें अनुलग्न, ठीक है, अनुलग्न क्या लगता है, और फिर हम जानेंगे इसके अंदर बंध किस प्रकार का होता है। इन तीनों चीजों के बारे में हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सूत्र की अगर हम बात करते हैं, सूत्र की बात की जाती है तो सूत्र होता है इसका CnH2n+2, ठीक है दोस्तों, याद रखना। एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है एन, क्या होता है इसका अनुलग्न जो होता है वो एन होता है। जैसे कि एल्केन के पीछे लास्ट में भी क्या आ रहा है? एन आ रहा है, ठीक है। बंध की बात करी जाती है तो इसमें बंध जो होता है वो एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन के अंदर, ठीक है, ओके। उसी प्रकार से हम एल्कीन की बात करते हैं, सेम यही तीनों पॉइंट्स हम इसमें, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया और थर्ड पॉइंट एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ते हैं। एल्कीन का सूत्र जो होता है वो होता है दोस्तों CnH2n, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा, है ना। CnH2n+2 था यहाँ पर CnH2n रहेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? अनुलग्न होता है इसका ईन, ठीक है। और उसके बाद में यदि हम बात करते हैं बंध की तो बंध इसमें होता है
डबल बॉन्ड होता है। कौन सा बंध होता है? द्विबंध, जिसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड, इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, क्लियर? वैसे आप सभी ने इन चीजों को पढ़ रखा होगा दोस्तों, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में हम एल्काइन की बात करते हैं, तो एल्काइन का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है CnH2n-2। ठीक है, इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है आयन। अनुलग्न क्या होता है? आयन होता है। और अगर हम बंध की बात की जाती है, तो जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है या त्रिबंध होता है, वहां कौन सा बंध? वहां क्या होता है? एल्काइन होता है। तो दोस्तों जब हम आगे इसमें रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें पहचान करनी है कि कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है। तो हम इन तीनों के आधार पर किसी भी यौगिक की पहचान हम कर सकते हैं। ठीक है, यदि सूत्र अगर किसी भी कोई भी यौगिक है, कोई भी मॉलिक्यूलर है, ठीक है, कोई कंपाउंड है, उसका अगर हमें फॉर्मूला दे रखा है, यदि वो फॉर्मूला इस रूप में है CnH2n+2 के रूप में है, इट मींस वो एल्केन है। ठीक है, यदि फॉर्मूला CnH2n है, अच्छा यहाँ पर n क्या है? n का मतलब है दोस्तों यहाँ पर संख्या, CnH2n। ठीक है, तो कार्बन की जो संख्या होती है 1 2 3 4, जितने कार्बन हैं वो क्या है? यहाँ पर n का मान है ना, उस प्रकार से। ओके, तो सीधी सी बात, एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। बच्चे कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, आपको याद क्या रखना है? आपको एल्कीन याद रखना है। ठीक है, एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल है, CnH2n। यदि इसमें हम +2 कर देते हैं तो वो एल्कीन बन जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+2। और यदि उसमें से हम -2 कर देते हैं तो वो एल्काइन बन जाता है, तो सूत्र हो जाएगा इसका CnH2n-2। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको याद कर सकते हैं। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन का, जो हमें पता होना चाहिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। दोस्तों इसके बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये हैं, इनकी और विशेषताएं डीप में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्टिवली तो ठीक है, हमें इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, बट इन कंपटीशन एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं तो उनमें इनसे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिनको हम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से एक टेबल के रूप में पढ़ते हैं। उनको, उस टेबल को मैं आपको यहाँ पे बना के बताऊंगा, फिर उसके बाद में हम पर्टिकुलरली एक एक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, हम इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, अभी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा था कि हम इनके बारे में कुछ गुणों के बारे में जानते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको टेबल दिख रही है, मैं आपको थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूँ। क्या है कि 3 चीजें हैं, एक है हमारा ये एल्केन, फिर उसके बाद में एल्कीन, और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में, है ना। तो इनके हम क्या पढ़ेंगे? गुणों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमारे पास में मेन चीज क्या है? ये है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है। इनके कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके बारे में क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका अन्य गुण में। फर्स्ट है गुण में इसका अन्य नाम का है, अदर नेम क्या क्या है इसके। ठीक है, तो एल्केन का आप साथ साथ चलते चलना, एल्केन का जो अदर नाम है वो है पैराफिन। एल्केन को हम पैराफिन भी बोल सकते हैं, एल्कीन को हम ओलिफिन बोलते हैं, और एल्काइन को हम एसिटिलीन बोलते हैं, क्योंकि एसिटिलीन इसका प्रथम सदस्य होता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं इनके सूत्र की, फॉर्मूला क्या होता है, तो सूत्र जो होता है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, जो अभी हमने बात की है। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, कि किस में क्या होता है। तो एल्केन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 होता है। ठीक है, समझना इसको किस प्रकार से होता है कि एल्केन का मतलब क्या होता है? एकल बंध। ठीक है, और कार्बन जो है उसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 संयोजकता होती है। मतलब कार्बन की अगर एकल बंध है तो चारों संयोजकता एकल बंध के द्वारा जुड़ी रहेंगी, तो 4 संयोजकता इस प्रकार से पूरी होंगी। ठीक है, संकरण का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हमने जब संकरण पढ़ा था कि किस प्रकार से संकरण हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो सिग्मा बंध के द्वारा हम डायरेक्ट संकरण निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, और हमें पता है कि एक एकल बंध जो होता है वो 1 सिग्मा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने, अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं कि एल्केन के अंदर कार्बन जो है वो एकल बंध के द्वारा जुड़ा रहेगा, और मैक्सिमम कार्बन जो है वो 4 कार्बन से, 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा रहेगा। लेकिन एल्केन है तो वो चारों जो अन्य परमाणुओं से जुड़ा रहेगा वो एकल बंध ही जुड़े रहेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा बंध हो जाएंगे। और हमें टेबल में पता था कि सिग्मा बंध और इधर हम संकरण की बात करते थे, तो जितने सिग्मा बंध उससे एक कम संकरण होता है, ठीक है। तो 4 सिग्मा है तो मतलब क्या होगा, sp3, 4 है तो 3 वाली संख्या वाला संकरण होगा। तो एकल बंध वाले में कौन सा होगा, sp3 संकरण होगा। इसके साथ ही मैंने आपको एक दूसरी ट्रिक भी बताई थी, शायद आपको याद होगा, कि ज्यादा कुछ याद नहीं है तो आप छोटी सी बात ये याद रखिए कि एकल बंध के अंदर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा सा बॉक्स बनाते हैं। एकल बंध जो है उसके अंदर जो संकरण होता है, डायरेक्ट संकरण, ध्यान रखना दोस्तों, sp3 होता है, फिक्स है। यदि किसी भी श्रृंखला के अंदर एकल बंध आ रहा है तो आप sp3 संकरण लगा दीजिए, यदि द्विबंध आ रहा है तो sp2 संकरण लगा दीजिए, यदि त्रिबंध आ रहा है तो sp संकरण लगा दीजिए, कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट, यही ट्रिक हमें यहाँ भी है कि एल्केन के अंदर जो संकरण होता है वो कौन सा होता है, sp3 होता है, क्योंकि एकल बंध होता है। और एल्कीन जो होता है उसमें कौन सा होता है, द्विबंध होता है, तो उसके अंदर कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण होगा। और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिबंध होता है, तो इसलिए कौन सा संकरण होगा, sp संकरण होगा। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। अब ट्रिक याद रखना, ये वाली ट्रिक है ना, इसको मैं यही लिख रहा हूं, नहीं मिटा रहा हूं। चलिए, अन्य नाम हो गया, इसका सूत्र हो गया, इसका संकरण हो गया। अब हम बात करते हैं संरचना की। चूंकि हमें पता है कि ये sp3 संकरण बनाएगा, यानी कि चारों अन्य परमाणुओं से अलग अलग प्रकार से जुड़ेगा, ठीक है। तो 4 अलग अलग से जुड़ेगा तो मतलब 4 कोणों से जुड़ेगा। और कोई भी चीज जब चौकोर होती है तो उसका आकार कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है उसका आकार, चतुष्फलकीय। तो ये जो एकल बंध के द्वारा अन्य 4 परमाणुओं के द्वारा जुड़ेगा, तो एल्केन के जितने भी यौगिक हैं उन यौगिकों की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसी होगी, चतुष्फलकीय संरचना होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 4 तो होंगे लेकिन एक द्विबंध आ जाएगा, ठीक है। तो कैसी हो जाएगी संरचना, हो जाएगी उसकी त्रिकोणीय समतलीय। समतल तो रहेगी लेकिन वो 3 कोण, क्योंकि 3 तरफ से ही जुड़ सकता है वो, ठीक है भाई। कार्बन है, कार्बन में एक तरफ डबल बॉन्ड लग गया, एक तरफ इधर लगे, एक तरफ इधर, 2, 3 और 4 संयोजकता पूरी होगी। तो 3 तरफ से जुड़ रहा है ना, तो इसलिए ये त्रिकोणीय, तो 3 कोने ही बनी इसकी, है ना। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, त्रिकोणीय समतलीय इसकी संरचना हो जाएगी। बात करते हैं अगर हम sp, इसमें एल्काइन है तो एल्काइन में क्या होगा कि एक तरफ तो ट्रिपल बॉन्ड जुड़ जाएगा, ये कार्बन है इससे ट्रिपल बॉन्ड जुड़ गया, और एक तरफ एक सिंगल बॉन्ड जुड़ जाएगा, ठीक है। अब चाहे ऊपर कर लो या नीचे कर लो, लेकिन फिक्स है कि ट्रिपल बॉन्ड तो एक तरफ रहेगा ही और बाकी जो साइड है उस तरफ एक रहेगा, ठीक है। तो ये संरचना कैसी बन रही है, ये रेखीय बन रही है ना, आमने सामने जुड़ रहे हैं या ऊपर नीचे जुड़ रहे हैं, लेकिन रहेगी तो वो रेखा ही। तो इसकी संरचना कैसी होती है, एल्काइन के जो यौगिक होते हैं उनकी संरचना रेखीय होती है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया, संरचना का समझ में आ गया आपको। इसमें एल्केन की संरचना होती है चतुष्फलकीय, एल्केन की संरचना होती है त्रिकोणीय समतलीय और एल्काइन की संरचना होती है रेखीय। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं बंध कोण की, ठीक है, बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, ठीक है, कि इनके अंदर ये जो बंध पाए जा रहे हैं एकल बंध में इस प्रकार से, तो इनके मध्य में ये जो एंगल है वो कितने का है, इनके मध्य में जो कोण है वो कितने का होता है, ठीक है। तो ये चूंकि चतुष्फलकीय संरचना है तो इसमें कोण होता है 109 डिग्री 28 एंगस्ट्रॉम का कोण होता है, याद रखना है। एल्केन में 109 डिग्री 28 एंगस्ट्रॉम। त्रिकोणीय समतली है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें 120 डिग्री का होता है। और ये कैसी है, रेखीय संरचना है, तो एक सीधी रेखा होती है उसमें कौन सा होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। तो रेखीय संरचना में किस प्रकार का हो रहा है, 180 डिग्री का कोण होता है, याद रहेगा। बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, बंध कोण की बात करते हैं, तो एल्केन में 109 डिग्री 28 एंगस्ट्रॉम होता है, एल्कीन में 120 डिग्री का कोण होता है, एंगल होता है, और एल्काइन के अंदर 180 डिग्री का एंगल होता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा S% लक्षण या P% लक्षण की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पहले ये आ रहा है कि ये हमें ये है क्या चीज है, ठीक है, परसेंटेज लक्षण क्या है या %P लक्षण क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब हम संकरण निकाल रहे थे, ठीक है, कार्बन की संयोजकता है वो 4 हो रही है, ठीक है, मतलब कार्बन की संयोजकता 4 है। 4 जो है अगर 100 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो चारों में, ठीक है, तो 25 25 50 और 50 100 होता है, ठीक है। हम इस प्रकार से एक कैलकुलेशन करते हैं। उसमें से यहाँ पर कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है। अब सोचिए जरूर कि sp3 संकरण है जो कंप्लीट 100 को पूरा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कौन, यहाँ पर कक्षक कितने हो रहे हैं, एक तो s कक्षक है और 3 p कक्षक है, तो 3 और 1 ओवरऑल तो कितने हो रहे हैं, 4 ही हो रहे हैं ना, ठीक है। तो 100 को 4 डिवाइड करेंगे तो 25 25 है, मतलब एक s 25 का आएगा और ये 3 p है वो 25 25 75 वो लेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि sp3 में से s का कितना हिस्सा रहेगा, ठीक है। तो चूंकि sp3 जो है वो कंप्लीट 100 को पूरा कर रहा है
तो एस का कितना हो जाएगा, एस का इसका 25% हो जाएगा, क्योंकि ये 4 बंदे हैं, 4 इसमें तो एक तो एस है और 3 पी है, तो एस का भाग कितना है, परसेंट एस की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ परसेंट एस की, ठीक है। तो टोटल कितना है 100 है, उसमें से परसेंटेज निकालेंगे, इसका चौथा हिस्सा आएगा, चौथा हिस्सा कितना होता है 25% होता है। तो एल्केन के अंदर एस परसेंट लक्षण जो है वो 25% हो जाएगा, ठीक है। इस संकरण के आधार पर हम इसका परसेंट एस लक्षण निकालते हैं। सेम हम बात करते हैं, इसमें कौन सा संकरण है, sp2 संकरण है, ठीक है। और परसेंट एस लक्षण निकालेंगे तो sp2 जो है यहाँ पर ये किसको कर रहा है, ये 100 को डिनोट कर रहा है, ठीक है, मतलब ये पूरे 100 को शो कर रहा है। अब 100 में कितने हैं, एक एस कक्षक है और 2 पी कक्षक हैं, तो 2 और 1 कितने हैं, तो टोटल कितने हैं, ये 3 हैं। तो ये जो 100 जो डिवाइड होगा वो कितनों में डिवाइड होगा, 3 में डिवाइड होगा। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, है ना। बाकी परसेंट एस और परसेंट पी लक्षण निकालने का फॉर्मूला भी है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। पर ट्रिक क्या है कि ये sp2 जो है वो 100 को शो कर रहा है, मतलब ये कितने हैं, एक एस और 2 पी, 3 जो है वो 100 है, तो 100 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो इन तीनों में बटेगा। तो 100 को अगर हम 3 हिस्सों में बांटते हैं तो कितना होता है, वो 33.33 में डिवाइड होते हैं, 33, ठीक है, 99.99 इस प्रकार से हो जाएगा 100। तो इसके अंदर sp2 संकरण के अंदर इसका परसेंटेज लक्षण क्या हो जाएगा, 33.33% हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से सेम यहाँ पर क्या हो रहा है, sp संकरण है, ये sp संकरण जो है ये भी किसको 100 को शो करता है, मतलब यहाँ पर एक s है और एक p है जो किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो 100 यहाँ पर 2 में डिवाइड होगा, तो 2 में डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 50%, 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर एल्केन के अंदर जो परसेंटेज लक्षण है वो कितना होता है, 50 होता है। ये जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ एस की बात की है। अब हम बात करते हैं सेम इसी प्रकार से हम पी की बात करते हैं कि परसेंट पी लक्षण कितना होता है। तो एल्केन के अंदर एस कक्षक निकल गया कितना, 25% निकल गया, तो 100 में से 25 निकल गया तो कितना बचा, 75% बचा, वो किसका हो जाएगा, पी का। तो परसेंट पी लक्षण जो है वो 75% होता है एल्केन के अंदर। उसी प्रकार से 33 यहाँ पर निकल गया तो बाकी कितना बचा, 66.67 समथिंग कुछ बचेगा, ठीक है, वो किसका हो जाएगा, पी का हो जाएगा, इसका जस्ट डबल हिस्सा है, ठीक है। और उसी प्रकार से एस एल्काइन के अंदर भी होगा कि एस कक्षक का 50 था, तो यहाँ पर तो क्या दोनों आधे आधे हैं, तो 50 उसका है और 50 ही इसी का है। इस प्रकार से हम परसेंट एस लक्षण और परसेंट पी लक्षण भी हम इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने आज की इस क्लास में पढ़ा था कि एल्केन एल्कीन एल्काइन के गुण क्या हैं। इसके अंदर आगे कार्बन कार्बन बंध लंबाई है, कार्बन हाइड्रोजन बंध लंबाई है, या विद्युत ऋणात्मकता है, उस प्रकार के भी पॉइंट आते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। या फिर मैं आपको पीडीएफ जब मिलेगी इस चैप्टर की, आपके ऐप के अंदर जो पीडीएफ मिलेगी उसमें ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एल्केन एल्कीन एल्काइन का बेसिकली हमने जान लिया, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन भी हमने जान लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलरली एक के बारे में, एल्केन क्या है, उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके भौतिक गुण क्या हैं और उसके रासायनिक गुण क्या है ना। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होंगी दोस्तों चैप्टर की, बाकी मेरा मानना यह है कि पूरी क्वालिटी मैं आपको दूंगा, कंप्लीट उस चैप्टर को समझाऊंगा। अगर छोटी वीडियो हो गई जैसे 10 मिनट या 5 मिनट 10 या 15 मिनट की, मुझे नहीं लगता कि 10 या 15 मिनट में कोई लेक्चर खत्म हो सकता है, ठीक है। 10-15 मिनट में सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन ही खत्म होता है, आपको सिर्फ बेसिक आपको एक इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि भाई ये चैप्टर ऐसा है। बट अगर आप चाहते हो कि आप डीप नॉलेज लो और उस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो और उससे आप एग्जाम को फाइट करो, तो मुझे लगता है कि कम से कम 30 से 45 मिनट का लेक्चर वो होना चाहिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ, चैप्टर तो बहुत दूर की बात है, चैप्टर तो पॉसिबल ही नहीं है घंटे में खत्म करना, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि 10-15 मिनट की वीडियो देखकर आप अगर हो सकता है अपने आप को सेटिस्फाई कर लो कि यार हाँ मैंने चैप्टर की वीडियो देख ली, बट कंप्लीट वो नहीं मिलता। तो आपको अगर कंप्लीट डिटेल चाह रहे हो तो मेरी वीडियो जो है वो 30 से 45 मिनट की ही रहेंगी। कोई छोटा मोटा टॉपिक है तो हो सकता है वो 10-20 मिनट में खत्म हो जाए, बाकी कंप्लीट अगर उसको डिटेल पढ़ना है, बाकी ये गारंटी एक बार आपने वीडियो देख लोगे कंप्लीट, उसको नोट डाउन कर लोगे, नोट्स बना लोगे, उसके बाद में आपको कहीं भी कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम सारी बुक्स कलेक्ट करके, सभी नोट्सों से कलेक्ट करके मैं आपके सामने शॉर्ट एंड स्वीट करके वो मैटर लेके आता हूँ। तो दोस्तों आज की हमने क्लास में पढ़ा था एल्केन एल्कीन और एल्काइन के बारे में और हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलरली एल्केन के बारे में, है ना। जो बच्चे नए जुड़े हैं, जिन्होंने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पिछली वीडियोस को जरूर देख लेना क्योंकि उसमें हमने ऑलरेडी बेसिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम फास्ट चलेंगे, रिएक्शंस को करेंगे और ये डेफिनेटली ये बात श्योर है कि ये आगे वाली वीडियोज उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगी जो रेगुलरली पढ़ते हुए आ रहे हैं या रेगुलरली हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं।
जो बच्चे लाइव क्लासेस से वांछित हैं उनको मैं बता दूं कि सुबह 10 बजे हॉर्टिकल्चर की लाइव क्लास होती है और 2 बजे डेली लाइव टेस्ट होता है जेट आईसीआर बीएचयू के लिए, ठीक है, जिसमें हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद में शाम को 7 बजे आपकी एग्रोनॉमी की डेली लाइव क्लास होती है। ये शेड्यूल है जो डेली चलता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोशिश रहेगी हमारी कि इसी टाइम पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। उसके साथ में डेली 9 बजे आपको केमिस्ट्री की वीडियो मिल जाती है, डेली चैप्टर वाइज वीडियो चलती है। केमिस्ट्री हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है और हम डिटेल में इसमें कवर करते रहेंगे। दोस्तों यदि आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, आप डेली टेस्ट देना चाहते हो और क्विज डेली ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो, क्विज ज्वाइन करना चाहते हो, तो जो बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। श्री गोविंदम क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड कर भी लिया है और अगर फिर भी वो कंप्लीटली नोट्स नहीं मिल पा रहे उनको, तो उनका इसलिए नहीं मिल पा रहे क्योंकि हो सकता है बच्चों आप उस बैच में नहीं हो। अभी हमने श्री गोविंदम क्लासेस के डिजिटल क्लासरूम ने कंप्लीटली कोर्स जो है वो फ्री कर रखा है, तो आप हमें जैसे ही ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप मैसेज पर, ये जो मेरा नंबर आप थंबनेल पर देखते हो, मुझे मैसेज कीजिए कि सर इस नाम से मैंने ऐप के अंदर आईडी बनाई है, मैं आपको उस बैच के अंदर ऐड कर दूंगा जिसमें आप कंप्लीटली हमारे नोट्सों को प्राप्त कर सकते हो, हमारी सारी वीडियोस को डिटेल में देख सकते हो और इसके साथ में ही आप कंप्लीट उसमें टेस्ट जो है ऑनलाइन टेस्ट जो होते हैं उनको दे सकते हो। प्लस संडे को जो मेगा टेस्ट हो रहे हैं, जो कंप्लीट कोर्स के जो टेस्ट होते हैं उनको भी आप दे सकते हो, ओवरऑल आपकी रैंक देख सकते हो। तो जो बच्चे बैच में ऐड नहीं है उनसे मेरा ये कहना है कि आप जल्दी से बैच में ऐड हो जाइए, क्योंकि संडे को, हर संडे को जो मेगा टेस्ट होता है उसमें ओवरऑल आपका जेट का कोर्स आता है, ओवरऑल आपकी जेट की रैंक निकलती है, आपको रियल में पता चल जाता है कि मैं जेट में कितना ऊपर हूँ कितना नीचे हूँ, जेट आईसीआर बीएचयू में, है ना। क्योंकि एक होता है कि आपको ऊपर के मन से मैं खुश कर दूँ, एक है कि मैं आपको रियली क्वालिटी दूँ, आपको लगे कि यार वाकई में हमने तैयारी की है, मेहनत की, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप सभी का सपोर्ट रहा, आप सभी का साथ रहा, वीडियोज को आप हमेशा लाइक करते हैं, वीडियोज को पूरा देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों दिल से जुड़े रहे, इतने लंबे समय तक आप जुड़े रहे हमसे, इसलिए आपको सभी को दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स।